आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें हम जो हमारे पहले यूनिट का टॉपिक है गुप्तों के बारे में हम बात करेंगे कि गुप्त कौन थे, गुप्त किस जाति के थे, गुप्त वंश में कौन महत्वपूर्ण शासक हुए और किन शासकों की महत्वपूर्ण क्या उपलब्धियां रहीं। जबकि इसके पहले के वीडियो में हम बीए के संपूर्ण सिलेबस, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण किताबें और अभी तक पूछे गए कुछ प्रश्नों के बारे में आपसे बात हुई थी। इस क्लास को देखने से पहले एक बार जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अपने सिलेबस को जान लेना, समझ लेना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर हम प्रथम इकाई या फर्स्ट यूनिट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और उनमें एक एक प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। जैसे बीए में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हिंद वंशक, पहलव, कुषाण, शुंग, सातवाहन, और हमारा सिलेबस आकर के कुषाणों तक खत्म हो गया था। लेकिन बीए द्वितीय वर्ष में हम कुषाण वंश के आगे, सातवाहन वंश के आगे की यात्रा कर रहे हैं। और इसमें जो पहला नवीन राजवंश है वह गुप्त वंश है, और हम गुप्त वंश के बारे में हम बात करेंगे। पहले नंबर तो बात यही होती है कि वाकई गुप्त कौन थे, किस जाति के थे, इस वंश का संस्थापक कौन था, ये सारे पहलुओं में बात होती है। संस्थापक हर शासक में हम देख रहे हैं, यहाँ पर विशेष तौर पर संस्थापक के संदर्भ में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। किस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था या गुप्त था, वो सारे विद्वान एक मत नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर कुछ विद्वानों द्वारा तर्क दिए गए हैं, उनके आधार पर गुप्त वंश के शासकों का हम निर्धारण करेंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि ये किस वंश से संबंधित थे। जैसे अगर हम देखें सातवाहनों का एक अभिलेख है जिसका नाम है नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? नासिक अभिलेख, जिसमें शिवगुप्त का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, गुप्तों का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, शिवगुप्त का वर्णन है। और इसी प्रकार इन्हीं का सातवाहनों का एक और अभिलेख है, कार्यालय अभिलेख, उसमें शिव स्कंद गुप्त का वर्णन है। ये शिवगुप्त और यहाँ पर क्या है? शिव स्कंद गुप्त। प्रश्न देखिए, अगर हम कंपटीशन में भी देखें, प्रतियोगी परीक्षाओं में देखें, तो इस तरीके के प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम गुप्तों के बारे में देख रहे हैं कि पहली बार कैसे चर्चा इनकी हुई, कहाँ पर हुई। और जब इस पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि सातवाहन, जबकि हम बीए पार्ट 1 में सातवाहनों के बारे में बात कर चुके हैं और हम कार्यालय अभिलेख और नासिक अभिलेखों के बारे में भी थोड़ी सी बात हुई थी आपसे। उसी अभिलेख में शिवगुप्त और शिव स्कंद गुप्त का वर्णन है। किसका किसका? शिवगुप्त और शिव स्कंद गुप्त का वर्णन है। ये दोनों लोग संभवतः सातवाहन राजाओं के पदाधिकारी थे, उनके अधीन काम करने वाले कुछ लोग थे, या कहिए जो उनके सरकारी महकमा के एक अंग थे, शिवगुप्त और शिव स्कंद गुप्त। गुप्तों के जाति के विषय में अब देखिए, यहाँ पर अधिकारी थे, लेकिन अब बात हम देखते हैं कि वाकई गुप्त क्या जाति रही होगी इनकी। अब बहुत सारे विद्वान इनको ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, वैश्य कहते हैं, शूद्र बताते हैं, और सब अपने अपने अनुसार तर्क देते हैं। और आज हम इसी तर्कों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है
कि गुप्तों का संबंध किस जाति से था। तो यहां पर देख रहे हैं जाति के संबंध में क्या है, बड़ा मतभेद है, और इस मतभेद को हम तर्कों के आधार पर दूर करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि विभिन्न विद्वान किस आधार पर इन्हें किस जाति का बता रहे हैं। जैसे पहले देखें, जायसवाल महोदय हैं, केपी जायसवाल की बात करेंगे। जायसवाल महोदय इन्हें क्या मानते हैं, शूद्र मानते हैं, और वो तर्कों के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं। तर्क क्या देते हैं, पहला इनका कि गुप्त अभिलेखों में गुप्तों की जाति का जिक्र नहीं है। ये भी ध्यान रखना है हमें, कोई भी ऐसा गुप्तों का अभिलेख नहीं है जिसमें जाति का वर्णन किया गया हो। और ऐसा इनका कहना है कि जाति का वर्णन उन्होंने नहीं किया क्योंकि जाति को छिपा रहे थे, और जाति को वो इसलिए छिपा रहे थे कि उनके जाति का जो संबंध था उच्च वर्ण से नहीं था बल्कि निम्न वर्ण से था, और निम्न वर्ण के कारण उन्होंने अपने अभिलेखों में जाति का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन इनका यह मत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, और हम ये देखते हैं, अब इनका खंडन भी करेंगे हम। कुमोदी महोत्सव में इसी प्रकार चंडसेन नामक एक राजा का वर्णन है, और उसे कारस्कर कहा गया है। बौद्धायन एक ग्रंथ है जिसमें कारस्कर का संबंध शूद्र से स्थापित किया गया। किससे स्थापित किया गया है, शूद्र से स्थापित किया गया है। तो यहां पर देख रहे हैं जायसवाल महोदय ये बताते हैं, कौमुदी महोत्सव में चंडसेन नामक एक राजा का वर्णन है। चंडसेन का संबंध चंद्रगुप्त से, किससे, चंद्रगुप्त प्रथम से स्थापित किया गया है, और बौद्धायन ग्रंथ में इसे कारस्कर कहा गया है, और कारस्कर का संबंध किससे है, शूद्र से स्थापित किया गया है। तो इससे यह भी मतलब निश्चित हो रहा है कि ये जो चंडसेन हैं ये चंद्रगुप्त थे, और चंद्रगुप्त कैसे थे, ये शूद्र थे। ये चर्चा कर रहे हैं। आगे हम देख रहे हैं चंडसेन का संबंध स्पष्ट ही है, चंद्रगुप्त से स्थापित किया जाता है। तीसरा इन्होंने जो तर्क दिया है वो दिया है कि चंद्र व्याकरण में उल्लेख है कि अजयत जाटो हुणान, अर्थात जाटों ने हुणों को जीता था, और पूना ताम्रपत्र में प्रभावती गुप्ता का गोत्र धारण गोत्र बताया गया है। जबकि विष्णु हमवर्धन की बात करेंगे, जब इनके पति अर्थात वाकाटक वंश का गोत्र अलग है। इस आधार पर विद्वान कहते हैं कि प्रभावती गुप्ता ने जिस गोत्र की बात की है वो उनके पिता का गोत्र था, और पिता का गोत्र था। तो हम यह भी देख रहे हैं कि जो जाट हैं, इनका कहना है जाटों की एक शाखा का नाम धरण था। क्या था, जाटों की एक शाखा का नाम धरण था। जाटों की एक शाखा का नाम धरण था, और ये धरण कोई और नहीं, ये गुप्त ही थे जो धारण गोत्र धारण करते थे। तो ये क्या कह रहे हैं कि जाटों का भी संबंध इनसे स्थापित कर रहे हैं। तो यहां हमें देखना है कि अभी तो ये शूद्र होने के पक्ष में एक एक तर्क दे रहे हैं, लेकिन कैसे विद्वानों ने इनके तर्क का खंडन किया है, अब हम खंडन के बारे में देखेंगे। पहला खंडन है कि गुप्तों की भांति मौर्य अभिलेखों में भी मौर्यों के जाति का वर्णन नहीं किया गया है। अर्थात अभिलेखों में अगर किसी के जाति का वर्णन नहीं है तो इस आधार पर उन्हें आप शूद्र नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसा कहते तो मौर्य वंश के किसी भी अभिलेख में मौर्य शासकों के जाति का वर्णन नहीं किया गया है, तो फिर उधर भी कहना चाहिए। इसलिए विद्वानों ने कहा कि इसके आधार पर किसी जाति का निर्धारण आपको करना नहीं है। आगे आप देख रहे हैं प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त की तुलना धनद, वरुण, इंद्र, अंतक, पय नामक देवताओं से की गई है। अगर ये शूद्र होते तो ये अपनी तुलना इतने महत्वपूर्ण देवताओं से ना करते। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह भी तर्क इनका सही है
कि अगर शूद्र होते तो अपनी तुलना इस प्रकार के देवी देवताओं से ये ना करते। कौमसी महोत्सव में जिस चंडसेन का जिक्र है उसी ग्रंथ में चंडसेन के कुल को नष्ट हो जाने की चर्चा का जिक्र किया गया है। और अगर जब कुल ही नष्ट हो गया तो कैसे हम गुप्तों के बता सकते हैं कि गुप्तों का संबंध चंडसेन के वंशजों से था, उस कुल से था। तो यह बातें हम तर्कपूर्वक नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी इनका ये मत है कि जब उसी ग्रंथ में चंडसेन के कुल के नष्ट हो जाने की चर्चा है तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि गुप्तों का संबंध चंडसेन से था, या गुप्त वंश के जो भी आदि पूर्वज थे वो कौन थे, चंडसेन थे। यह मत भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। आगे देख रहे हैं, छेवेश चंद्र उपाध्याय ने सिद्ध भी किया है कौमसी महोत्सव 9वीं शताब्दी के बाद की रचना है और जो कि गुप्तों के बारे में कोई महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे जायसवाल के बातों का खंडन किया गया है। अब हेमचंद्र राय चौधरी से महोदय ये बताते हैं कि गुप्तों का संबंध कहाँ से था, ब्राह्मण जाति से था। और ये तर्क भी देते हैं। कैसे तर्क दे रहे हैं? राय चौधरी ने कहा धारण गोत्र का संबंध ब्राह्मण नरेश अग्निमित्र की पत्नी धारणी से था। और आप देख रहे हैं उनके बारे में स्पष्ट है कि उनकी पत्नी क्या थी, ब्राह्मण थी, और उनका गोत्र क्या था, धारण गोत्र था। और देख रहे हैं धारण गोत्र किसका है, गुप्तों का है। दूसरा तर्क देते हैं, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण जातीय वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ इन्होंने किया था। अगर ये ब्राह्मण थे तो इन्होंने अपने संबंध को भी ब्राह्मण कुल में स्थापित किया। और इसका यह प्रमाण है कि कैसे देख रहे हैं कि वाकाटक वंश जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और उन्हीं के कुल में इन्होंने ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किया। तीसरा तर्क इनका है, आप देख रहे हैं। चौथा की बात करें, इस प्रकार तालगुंड का एक अभिलेख है जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुए। इसमें कुंतल के कदम्ब वंशीय राजा काकुत्स वर्मा या वर्मन ने अपनी पुत्रियों का विवाह एक का गुप्तों के यहाँ और दूसरा वाकाटकों के यहाँ, अर्थात ये तो ब्राह्मण ही हैं लेकिन बता रहे हैं कि वाकाटक वंश के शासक ब्राह्मण हैं और गुप्त ब्राह्मण हैं। इन दोनों के यहाँ उन्होंने अपनी दो पुत्रियों का विवाह किया था, एक का गुप्तों के यहाँ और एक का वाकाटकों के यहाँ। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ब्राह्मणों के बारे में भी ये ब्राह्मण के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, लेकिन इनके मत का भी खंडन किया जाता है। और कैसे किया जाता है हम उसे देखेंगे। अग्निमित्र के पत्नी धारणी का वंशज बताना काल्पनिक है। आप इसे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रमाण नहीं है जिनके आधार पर आप यह कह सके कि उनकी पत्नी का संबंध धारण गोत्र से था। ये आप कुछ किताबें हैं जिनके आधार पर आप इसे कह पा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कभी कभी राजनीति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी कन्या संधि का वर्णन किया गया है, और ये इतिहास में हम कई बार देखेंगे, पढ़ेंगे भी। और जिसे धर्म, जाति और प्रदेश से नहीं जोड़ना चाहिए, या कहिए कि उसमें बाधक नहीं है, उसमें बाधक नहीं है। अगर आप देख रहे हैं, जैसे उदाहरण भी दिया जा रहा है, चंद्रगुप्त का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ जो कि गणतंत्र से संबंधित थी, और आप देख रहे हैं इनसे विवाह हो रहा है। समुद्रगुप्त ने कई विदेशी राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अगर आप यह कहते हैं कि ये ब्राह्मण है और इनका विवाह ब्राह्मण के यहाँ ही हुआ, तो इनका भी ब्राह्मणों के यहाँ ही होना चाहिए था। लेकिन देख रहे हैं कि कोई गढ़ जाति में कोई देख रहे हैं विदेशियों के साथ। और यही नहीं, चंद्रगुप्त ने शक्तिशाली नरेश भगवान भवनाग है कि पुत्री कुबेर नागा से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, बराबर उनकी पुत्री को। यहाँ भी देख रहे हैं आप कि अलग अलग तरीके से, जबकि जिनका संबंध ब्राह्मणों से नहीं है। तो ये सब कैसे संदेश दे रहे हैं? यही दे रहे हैं कि राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक प्रकार की कन्या संधि का वर्णन है, और इसमें धर्म, जाति और प्रदेश बाधक नहीं होता है, जिसके आधार पर आप यह कह सकें कि अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के यहाँ ही विवाह करें। कभी कभी राजनीतिक उद्देश्यों से गए ब्राह्मणों के यहाँ भी विवाह करना पड़ता है। तो ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि रुद्रसेन या वाकाटक वंश में इनका विवाह हो गया, इनकी पुत्री का, या कहा प्रभावती गुप्ता का चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का,
तो वो ब्राह्मण थे और ये भी ब्राह्मण थे। इस मत का खंडन कर रहे हैं। आगे आप देख रहे हैं कुछ विद्वान कहते हैं, जैसे अल्तेकर की हम बात कर रहे हैं, और पीएल परमेश्वरी और गुप्ता इन्हें क्या मानते हैं? वैश्य मानते हैं। ये कहते हैं कि इनका संबंध कैसे था? वैश्य था। और कैसे था कि परंपरा के अनुसार वैश्य अपने नामों के अंत में गुप्त लगाते हैं, और चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, ये सब क्या लगा रहे हैं? स्कंद गुप्त आप देख रहे हैं, कुमार गुप्त, ये सब गुप्त लगा रहे हैं, लेकिन कार्य कुछ और करते थे। आपद धर्म अपनाए जाने की चर्चा हमारे यहाँ कई बार की गई है। जब आप अपने वर्ण से नीचे के धर्म को, वर्ण के धर्म को अपनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? आपद धर्म कहा जाता है। और आप देख रहे हैं इस आधार पर इन्हें क्या कहना चाहिए? वैश्य कहना चाहिए। लेकिन इसका भी खंडन है कि भारत में नाम संबंधी नियम का कभी भी दृढ़ता से पालन नहीं किया गया है, जिसके आधार पर यह कह सकें कि अगर इन्होंने गुप्त लगा लिया तो इनका संबंध निश्चित तौर पर वैश्य से होगा। क्यों नहीं होगा? उदाहरण भी दे रहे हैं। जैसे आप विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य देख रहे हैं, पुरोहित का कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन अपने नाम के अंत में क्या लगाए हुए हैं? गुप्त। इस आधार पर तो कौटिल्य को भी क्या कहना चाहिए? वैश्य कहना चाहिए। तो यहां पर भी यह बातें तर्कसंगत प्रतीत नहीं हो रही हैं। क्षत्रिय आरसी मजूमदार और सुधाकर चट्टोपाध्याय जैसे विद्वान गुप्तों को क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। और आप देख रहे हैं क्षत्रिय के पीछे ये तर्क देते हैं कि यार मंजूश्री मूलकल्प में गुप्तों को क्षत्रिय कहा गया है। बिहार के दरभंगा जिले में स्थित पंचोब नामक एक लेख मिला है, इसमें गुप्तों को क्षत्रिय कहा गया है। क्षत्रिय जाति पांडव, जो अर्जुन है 5 पांडव में, उनका वंशज बताया गया है। इसी प्रकार से सिरपुर अभिलेख के चंद्रगुप्त नामक एक राजा को चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया गया है। यहाँ क्षत्रिय के पक्ष में ये पुख्ता प्रमाण देने का प्रयास कर रहे हैं कि कई जगह गुप्तों का संबंध क्षत्रियों से जोड़ा गया है। इस आधार पर इनको क्या कहा जाए? क्षत्रिय कहा जाए। और इनमें बिहार के दरभंगा जिले से प्राप्त अभिलेख और सिरपुर अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका भी खंडन किया गया है। खंडन में आप देखेंगे, खंडन इनका इस आधार पर किया गया है कि जो भी अभिलेख अभी तक प्राप्त हो रहे हैं, उन अभिलेखों में कतई उनका संबंध गुप्तों से नहीं जोड़ा पाया है। ना तो उनमें गुप्त वंश के वंशावलियों का जिक्र किया गया है, ना किसी शासक का वर्णन मिलता है, ना उस क्षेत्र के कुछ ऐसी दशाओं का वर्णन है, ना तो हम देख रहे हैं कि उस अभिलेख में कहीं भी गुप्त वंश के अन्य शासकों की चर्चा की गई हो। और साथ में गुप्त वंश के कुछ महत्वपूर्ण जिनका सिरपुर अभिलेख वगैरह में नाम है, उनमें गुप्तों से जुड़े हुए नाम के अलावा और कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता। तो इन सब तर्कों के आधार पर हम उनका संबंध क्षत्रिय कुल से नहीं जोड़ सकते। तो आप देख रहे हैं कि गुप्तों का संबंध किस जाति से था, उसको लेकर के विद्वानों में बड़ा मतभेद है। सब अपना तर्क देते हैं और तर्क देने के अपने उनके विभिन्न कारण हैं। उस कारणों के आधार पर तर्क देते हैं, लेकिन कई विद्वान उनका लगातार खंडन करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे विद्वानों का यह झुकाव है कि वो ब्राह्मण और वैश्य, जैसे अगर देखा जाए तो कुछ विद्वान कहते हैं वैश्यों के बारे में, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें तो बहुत सारे विद्वानों का मत है कि लगता है गुप्तों का संबंध ब्राह्मण कुल से था। तो हम निष्कर्ष में विभिन्न प्रकार के तर्कों को देते हुए हम ब्राह्मण की तरफ झुकाव रख करके और कुछ साक्ष्यों को दे करके उनके कुल को स्थापित करेंगे। हो सकता है इस संदर्भ में अन्य लोगों को मतभेद हो सकता है विवाद भी हो, लेकिन इसमें आपको एक संतुलित आंसर लिखना है और कुछ नहीं तो इसमें क्या है, आपको तर्कों के आधार पर बताना है। और आप अगर बता ले जाते हैं, अंतिम में कंक्लूजन के तौर पर 2-3 लाइन में झुकाव करते हुए किसी वर्ग से आप जोड़ देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका आंसर अच्छा माना जाएगा। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर विराम देते हैं और बहुत ही जल्दी अपने हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे और इसमें हम बात करेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, वास्तव में श्रीगुप्त था या गुप्त था। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और अब निरंतर प्रयास किया जाएगा कि हम लगातार वीडियो आपको लाएं और टॉपिक वाइज वीडियो लाएं और अंतिम में हम कंक्लूजन पर, यहाँ के कंक्लूजन पर भी एक सकारात्मक बात हम आपसे करेंगे।
लेकिन गुप्तों का जो साम्राज्य होगा, शासन व्यवस्थाएं होंगी, उनकी समाप्ति के बाद। तो ठीक है, धन्यवाद।